नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी डील जो 17 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी थी, वो अचानक से सबकी जुबान पर कैसे आ गई? Why is a deal that was stalled for 17 long years suddenly back on the table? आइए, आज इसी की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, इसे कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट मत समझिए। जब इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों के बड़े बड़े अधिकारी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है। ये इसके साइज और इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट से कहीं बहुत ज्यादा है। तो इस डील का सफर आखिर रहा कैसा है? ये 17 साल का लंबा इंतजार, फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉल टू रीस्टार्ट, इसकी पूरी कहानी में उतरते हैं। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2007 में। नेगोशिएशंस बिगिन। लेकिन कुछ सालों बाद 2015 आते आते बातचीत पूरी तरह से रुक गई। टॉक्स स्टॉल्ड और फिर करीब करीब 7 साल की चुप्पी, जिसके बाद 2022 में अचानक से नेगोशिएशंस रीस्टार्ट। सवाल ये है कि इन 7 सालों में ऐसा क्या बदल गया? वजह थे 2 बड़े ग्लोबल शॉक्स। पहला कोविड की महामारी और दूसरा रशिया यूक्रेन का युद्ध। इन 2 घटनाओं ने पूरी दुनिया का समीकरण ही बदल दिया और यूरोपियन यूनियन को ये समझ आ गया कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही और इंडिया जैसी बड़ी और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ रिश्ते मजबूत करना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी है। एक ऐसा शख्स जिसने अनजाने में ही इस डील के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया, और वो थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, आई विल पुट अ 200% टैरिफ ऑन फ्रेंच वाइन, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये यूरोप के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी। उनकी जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी उसके तहत उन्होंने यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात छेड़ दी थी, जिससे पूरे यूरोपियन यूनियन पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। और बस यहीं पर इंडिया और यूरोप को एक कॉमन ग्राउंड मिल गया। देखिए, एक तरफ यूरोप अपनी गाड़ियों और वाइन पर अमेरिकी टैरिफ से परेशान था, तो दूसरी तरफ इंडिया पर रशिया से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी पाबंदियों का खतरा मंडरा रहा था। मतलब दोनों एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इसी कॉमन प्रॉब्लम ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। तो ठीक है, ये तो हुई बैक स्टोरी। अब सवाल ये है कि इस डील से दोनों को मिलेगा क्या? इसे एक विन विन डील क्यों कहा जा रहा है? व्हाट्स एट स्टेक फॉर बोथ साइड्स? सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $150 बिलियन। ये इंडिया और ईयू के बीच का मौजूदा सालाना व्यापार है और ये डील इस नंबर को कई गुना बढ़ाने का पोटेंशियल रखती है। सोचिए, ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रिलेशनशिप्स में से एक बन सकता है। इस पार्टनरशिप की असली ताकत इन आंकड़ों में दिखती है। एक तरफ है यूरोप के 450 मिलियन हाई इनकम कंज्यूमर्स और दूसरी तरफ है इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों की विशाल मार्केट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनती है करीब 22 ट्रिलियन यूरो की एक जबरदस्त कंबाइंड इकोनॉमी। यूरोप के लिए तो फायदे एकदम साफ हैं। उन्हें इंडिया की विशाल मार्केट में अपनी गाड़ियों और मशीनरी पर टैरिफ कम मिलेगा और साथ ही अमेरिका की बदलती पॉलिसीज और चीन पर बढ़ती डिपेंडेंसी के बीच इंडिया एक भरोसेमंद स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनकर उभरेगा। और इंडिया के लिए हमारे टेक्सटाइल और कपड़ों को यूरोप के 45 करोड़ अमीर खरीदारों तक पहुंच मिलेगी, वो भी कम टैरिफ पर। साथ ही जब अमेरिका में वीजा नियम सख्त हो रहे हैं तो यूरोप हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक नया बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। और हाँ, अमेरिका की टैरिफ वाली उठापटक से भी एक तरह का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जैसा कि होता है, ये रास्ता इतना भी सीधा नहीं है। डील को फाइनल लॉक करने से पहले अभी भी कुछ बड़ी मुश्किलों को पार करना बाकी है। तो देखिए, रास्ते में मोटे तौर पर 3 बड़े रोड़े हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर। जाहिर है, भारत अपने किसानों को यूरोपियन इंपोर्ट्स के कंपटीशन से बचाना चाहेगा। दूसरा पेंच फंसा है ऑटोमोबाइल्स पर कि भाई टैरिफ कितनी तेजी से कम किए जाएं, इस पर बात अटकी हुई है। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल, वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स। और इन्हीं नॉन टैरिफ बैरियर्स में जो सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है वो है CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। CBAM एक तरह का यूरोपियन टैक्स है जो बाहर से आने वाले सामान पर लगेगा और ये टैक्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस सामान को बनाने में कितना कार्बन एमिशन यानी कितना प्रदूषण हुआ है।
मतलब जितना ज्यादा प्रदूषण उतना ज्यादा टैक्स, सिंपल। अब ये नियम सीधे सीधे इंडिया के स्टील और एल्यूमिनियम जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स के लिए एक खतरा है। क्यों? क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में कार्बन एमिशन ज्यादा होता है और 1 जनवरी 2026 से इस पर पेनल्टी लगनी भी शुरू हो जाएगी। तो जाहिर है ये नेगोशिएशन का एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है। अभी हाल ही में इंडिया के रिपब्लिक डे परेड पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का चीफ गेस्ट होना कोई मामूली बात नहीं थी। ये इस गहरे होते गठबंधन का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल था, एक ऐसा गठबंधन जो सिर्फ व्यापार से कहीं आगे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक जाता है। मैक्रोन का ये बयान, "Why does China only sell its cheap products to us? Come and invest in Europe?" यूरोप की नई सोच को साफ दिखाता है। वो कह रहे हैं कि चीन सिर्फ हमें अपना सस्ता सामान क्यों बेचता है, यूरोप में आकर इन्वेस्ट क्यों नहीं करता। ये दिखाता है कि यूरोप अब चीन पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के विकल्प ढूंढ रहा है और इस पूरी स्ट्रैटेजी में इंडिया एक बहुत ज़रूरी पार्टनर है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या दिल्ली और ब्रुसेल्स की ये दोस्ती बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस में एक नई शुरुआत है? क्या ये डील आने वाले दशकों के लिए दुनिया की दिशा तय करेगी? ये शायद सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि भविष्य के इतिहास का पहला पन्ना हो सकती है।